कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों क्लीन करना चाहिए। होता ये है, मैग्नीशियम मेटल अपने सराउंडिंग की एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो जब हम क्लीन करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जितना भी प्रेजेंट होगा, मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जितनी भी कोटिंग हो रखी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो पूरी की पूरी लेयर वहाँ से हट जाएगी और देन आपको एक प्रॉपर मैग्नीशियम मेटल मिल जाएगा रिएक्ट कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन, इसके लिए आप लिखेंगे H2 क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। और इसके साथ ब्रैकेट में इनकी स्टेट भी मेंशन करेंगे। तो हाइड्रोजन अपने आप में गैस है, क्लोरीन अपने आप में गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अपने आप में एक लिक्विड है। अब एक बार हम इसको देख लेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। H2Cl2 यानी हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। यहाँ पे HCl अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 तो देखो अब यहाँ पे भी RHS में भी आपके पास 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। बैलेंस्ड इक्वेशन के यही है कि LHS में जितने एटम्स हैं RHS में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, तो दीज आर बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड। अब देखो, बेरियम क्लोराइड विद अल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट Al सल्फेट SO4। इसके लिए आएगा 3 और इसके लिए आएगा 2, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al2 SO4 3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इससे बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट है, 3। सबसे बड़ा नंबर यही है ना नीचे वाला। इसमें SO4 3 बार, यहाँ पे SO4 एक ही बार, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया इधर पे तो 3Ba हो गया। अगर 3Ba हो गया तो LHS में BaCl2 को मल्टीप्लाई करो 3 से। अब यहाँ भी LHS में भी हमारे पास Ba3 है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने Ba को 3 किया तो क्लोरीन कितना हुआ, 3 2 6, राइट। तो अब आप करेंगे, यहाँ पे Cl3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि 6Cl हो जाए RHS में भी। और ऐसा करने से ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम 2 हो चुके हैं और एल्यूमिनियम हमें 2 ही करने थे। तो यानी अब हमारी जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स LHS में है उतने सेम नंबर ऑफ एटम्स आपके RHS में है। इधर देखो, सोडियम विद वाटर। सोडियम यानी कि Na विद वाटर H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। H2
H2। अच्छा एक चीज़ देखो, LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? सोडियम के पास तो है नहीं, H2O इसके पास 2 हैं, तो यानी पूरे LHS में हाइड्रोजन 2 हैं। वहीं अगर आप RHS में देखो तो NaOH एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, 2 + 1 3, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन हुए 3। ये तो अनबैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ये करने से क्या होगा कि अब RHS में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और LHS में इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब LHS में भी आपके पास 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हुए LHS में? 2, क्योंकि अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे तो पहले से, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया था उसी टाइम में ऑक्सीजन 2 हो गए थे। जब आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो सोडियम भी तो 2 हुए ना, और यहाँ सोडियम 1 है बेचारा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये हो गई इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट यानी कि Na, सोडियम यानी Na, सल्फेट SO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ 2 लगाएंगे, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये सिंपल ऐसे रहेगा। तो ये हो गया Na2SO4। ये देगा हमें वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा LHS में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2। क्लोरीन भी 2 हैं और सोडियम भी 2 हैं। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सोडियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। SO4 1 है, यहाँ SO4 1 है, बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, यानी ये पूरी बैलेंस्ड है। इस तरीके से लिखेंगे इसे। नेक्स्ट फिर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid HCl and it gives sodium chloride solution and water, sodium chloride NaCl with water H2, ठीक है। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2, ये वाली इसके लिए बन गई। और ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बैलेंस्ड है, नहीं एक सेकेंड, NaOH, हाँ ठीक है, ये पूरी बैलेंस्ड है। देखो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर भी है 2 हाइड्रोजन, Cl1, तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में एक सब्सटेंस X यूज होता है, हमें बताना है उस सब्सटेंस X का नाम और उसका फॉर्मूला। तो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इज CaO, ठीक है, तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखनी है। CaO with water, it forms CaOH whole twice, calcium hydroxide. Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in other? Name the gas. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी 1.7 में हुआ क्या था। एक्टिविटी 1.7 यानी ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ये हमसे पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इज डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर।
यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, यानी कि पानी ने टूट करके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब कि पानी जो है वो ब्रेक हुआ है, उसे कराया गया है ब्रेक, और उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करी है। तो पहली बात जिन दो गैसेस की ये बात कर रहा है वो ये वाली गैसेस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये हमसे पूछता है कि एक गैस जो है वो दूसरे की डबल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो देखो ये O2 है तो जाहिर है यहाँ O1 है, LHS में अगर 1 ऑक्सीजन है, RHS में 2 ऑक्सीजन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना हुआ 4 हाइड्रोजन। इसके लिए आपको यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। अब बनी ना ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में अगर वाटर टूट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस रिलीज करेगा तो हमें मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जाहिर है कि ऑक्सीजन की डबल है हाइड्रोजन, साफ दिख रहा है हमें, यही बताना था बस। ओके Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल को डिप करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने पहले ले रखा था, इसके अंदर आपने कोई आयरन नेल को डिप किया है, यानी लोहे की कील को डिप किया। जैसे ही लोहे की कील को इसमें डाला, पूरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज कर गया। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ये कलर चेंज क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने डाली है वो क्या है, आयरन नेल यानी कि लोहा, यानी Fe डाला किस में है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन और कॉपर में से मोर रिएक्टिव होता है आयरन रेदर देन कॉपर, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे FeSO4, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव है वो आ करके कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर की प्लेस पे खुद लग गया FeSO4 प्लस Cu इसने हटा दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है इसीलिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। Fe is more reactive, that's why it has the capability to replace copper. Give one example of a double displacement reaction other than the one given in activity. तो कोई नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देना है, आप ये लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ लिख देती हूँ AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, Ag था, AgNO3 NaCl से रिएक्ट किया, NO3 को यहाँ से हटा दिया गया और Na ने इसके साथ में अपनी बॉन्डिंग कर ली और Ag ने Cl के साथ कर ली। यहाँ बोल सकते हैं कि Ag ने आकर के Na को उसकी प्लेस से हटाया, Cl के साथ अटैच हो गया, Na ने आकर के Ag को हटाया, NO3 के साथ अटैच हो गया, दो चीज़ें डिस्प्लेस हुई हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स Na2O। तो सोडियम ने ऑक्सीजन को अटैच कराया है, सोडियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, देखो इसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं है, ठीक है, ये तो एडिशन हो रही है, साइड में दी हुई है। तो ऑक्सीजन अगर इससे अटैच करेगी तो ये बनाएगा Na2O, पहले ऑक्सीजन नहीं थी अभी ऑक्सीजन है, तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो हम लिखेंगे ये Na इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट में आपको पूछ रहा है CuO प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O। CuO इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो आप लिखेंगे कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है इस रिएक्शन के बारे में। कहता है PbO रिएक्ट्स विद कार्बन, इट फॉर्म्स Pb प्लस में CO2, ठीक है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Pb आपका लेड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो पहले इससे देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Pb लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया, CO2 बना लिया और PbO का कन्वर्जन हो गया किसमें, Pb में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्योंकि लेड ऑक्साइड था ना और उसमें से ऑक्सीजन गया है, वो कन्वर्ट किस में हुआ, Pb में, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे लेड पहले हमारे पास यहाँ था लेड ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू लेड, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी, तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ से हुआ है, लेड ऑक्साइड से हुआ है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन, बाद में कार्बन गेट्स कन्वर्टेड टू CO2, तो कार्बन को तो ऑक्सीजन मिली है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है। कार्बन ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को इसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये तो बेचारा बन चुका है एंड में, तो ये हमारा गलत है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी गलत है क्योंकि लेड का रिडक्शन नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो C और D करेक्ट है, A और B गलत है। आपको बतानी थी इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट वाले के उसमें जाएंगे हम कि A एंड B ये इनकरेक्ट है। A एंड C को आप नहीं ले सकते क्योंकि देखो इसमें से C करेक्ट है, A इनकरेक्ट है, तो ये वाला सेकंड वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें दे नहीं रहा। और इसमें देखो ABC, तो AB तो गलत है, वो तो ठीक है, लेकिन C तो गलत नहीं है, ये तो करेक्ट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता और ऑल भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये तीन ऑप्शन अगर कट जाएंगे, सिर्फ पहला ऑप्शन बचता है जिसमें A एंड B ओनली आर गिवन और A एंड B ओनली आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. Above reaction is an example of combination, double displacement, decomposition या फिर displacement. Fe2O3 plus Al, ठीक है, अल्यूमिनियम आया, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग तो करी है, Fe को वहाँ से भगा दिया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, कॉम्बिनेशन तो ये है नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हुई है बट डबल तो नहीं हुई, डिकम्पोजिशन भी ये नहीं है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? डाइल्यूट HCl और आयरन फिलिंग्स यानी Fe है, ठीक है। अगर Fe और डाइल्यूट HCl कांटेक्ट में आएंगे तो फिर Fe जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये बनाएगा FeCl3 और साथ में इवॉल्व होंगी हाइड्रोजन गैस। ये दो फिनोमिना वहाँ पे होंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। पर एक बार बाकी सबको चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा नहीं होता। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं, रिएक्शन होती है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, कहाँ से वाटर होगा। डाइल्यूट HCl विद Fe आयरन, Fe रिएक्ट्स विद Cl, FeCl3 और जो हाइड्रोजन है ये H2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? Balanced chemical equation क्या होती है? एक ऐसी chemical equation जिसमें जितने number of atom are present in the left hand side LHS, equal number of atoms are present in the RHS. जैसे अगर हम बात करें A, B plus C, D2 ऐसा है और इससे बन रहा है A, ऐसे कर लेते हैं AC
प्लस बी डी। तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब देखो LHS में A कितना है 1, RHS में A 1, LHS में B 2, RHS में B 2, LHS में C 1, RHS में C 1, LHS में D 1, D 2, RHS में D 2। जितना LHS में है उतने ही नंबर ऑफ दैट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन RHS। तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आप बोल सकते हैं कि a balanced chemical equation is the one in which number of different atoms on both of the reactant and product side are equal. Why should a chemical equation be balanced? क्योंकि अगर chemical equation balance नहीं होगी तो हमारा जो law of conservation of mass था वो valid नहीं होगा, और law of conservation of mass को तो हर reaction follow करती है, उसको हम ignore नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही इक्वल मास प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। तो इक्वल मास के लिए आपको इनके जो नंबर हैं वो तो दोनों के बैलेंस करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन। देखो हाइड्रोजन H2 कंबाइंड विद नाइट्रोजन into gas to form ammonia NH3, ठीक है। तो N2H2 ये दोनों 2 हैं, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, N2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। ये फर्स्ट वाली की बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S burns in air to give वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड बोल रहा है इसलिए O2, H2S देखो H2 ऑक्सीजन कितनी 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी 2 + 1 3। तो अब हम कर सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अब यहाँ ऑक्सीजन हो गई 4, ऑक्सीजन 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब यहाँ हाइड्रोजन बाय डिफ़ॉल्ट हो गई हैं 2 2 ज़ा 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 4, और अगर ये 4 हुई हैं तो फिर अब हमारे पास आएगा, हाँ ये तो 4 ठीक है। सल्फर 2 हो गए हैं ना, ठीक है कोई नहीं, सल्फर 2 हो गए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास हुआ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, यानी टोटल RHS में हमारे पास है 6 ऑक्सीजन और LHS में हमारे पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 हटा करके इधर पे लिख देंगे 3 और अब ये बैलेंस्ड है। देखो कुछ नहीं है, आसान है, दोबारा देख लो एक बार। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड तो चलता है इसमें। पहले मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1, 3 ऑक्सीजन है अभी के टाइम पे, 3 है, और यहाँ पे कितनी है 2 है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ताकि यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन हो जाए 4। जैसे ही यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 4 हुई तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2H2O लिखती हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2, ओके। और अब जैसे ही आप सल्फर को भी वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो फाइनली यहाँ ऑक्सीजन हो गई 4 + 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी है 4 ऑक्सीजन, तो इसको हटा देते हैं और हम यहाँ लिखेंगे 3 ऑक्सीजन। अब आप चेक कर सकते हो दोनों तरफ आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate AlSO4 Al2SO4 whole thrice. Barium chloride react with aluminium sulfate to give aluminium chloride यानी AlCl3 and a precipitate of barium sulfate BaSO4, ठीक है। BaCl2 यानी Ba कितने हैं 1,
और वहाँ पे BaSO4 यानी Ba कितना है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये तो ठीक है। सल्फर को देखो, यहाँ पे सल्फेट को देखो, SO4 होल थ्राइस 3 है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ताकि SO4 3 हो जाए। ये किया तो बेरियम भी 3 हो गए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेरियम 3 हो गए। लेकिन बेरियम 3 करने में क्लोरीन कितने हो गए 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो विद 2। और बाय डिफ़ॉल्ट एल्यूमिनियम को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से 2 प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम यानी K रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज एग्जिस्ट एज H2। तो कितनी हाइड्रोजन है H2 और यहाँ पे H2 और ये एक हाइड्रोजन, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से। ऐसा करते ही मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 + 2 4 हो गई, यहाँ कर देते हैं 2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, बैलेंस। सिर्फ पोटेशियम बचा है तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अब ये भी बैलेंस्ड हो गई। तो 5th क्वेश्चन में हमने सारी ही इक्वेशंस को लिख भी लिया और उन्हें बैलेंस भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सिर्फ आपको बैलेंस करनी है इसमें भी। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है, देखो ऑक्सीजन कितना 3, और यहाँ पे 3 + 2 5। अच्छा, और यहाँ पे देखें तो NO3 6 + 1 7। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पहले NO3 से शुरू करते हैं। NO3 यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, या NO3 एक ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2HNO3। ठीक है, NO3 एक यूनिट मान लिया इसको पूरा। ओके, सिंगल सिंगल इसमें से ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, ऐसे ना करके मैंने कहा कि NO3 ही ले लेते हैं पूरा। तो NO3 अगर हम ले रहे हैं तो वो 2 हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया 2HNO3। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया वो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अच्छा इधर पे अगर देखें तो CaOH होल ट्वाइस, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हाइड्रोजन कितने हुए 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, अब हो गए 4 हाइड्रोजन, और साथ ही साथ ये आपका पूरा बैलेंस भी हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर Na2SO4, SO4 ये तो एक ही यूनिट है, यहाँ भी SO4 एक ही यूनिट है, लेकिन Na कितने हैं 2 हैं, तो इस वजह से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2। जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई किया 2, हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन इन LHS। अगर LHS में 4 हाइड्रोजन है, RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से, ताकि ये भी 4 हो जाए। 4 हो गए ना। ऑक्सीजन आप देखना चाहें तो देखो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया, तो पूरी की पूरी बैलेंस है। थर्ड देखते हैं, NaCl, Na1Cl1, Cl1 Na1, Ag1 NO3 1 Ag1 NO3 1, ये ऑलरेडी ही बैलेंस थी। एक्सक्यूज मी। अब देखो BaCl2 BaSO4, Ba1 Ba1, SO4 1 SO4 1, Cl2 और यहाँ Cl1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन 2 हो गई, हाइड्रोजन हमें 2 चाहिए थी, ये भी पूरी बैलेंस है। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम इधर पे देख लेते हैं। 7th वाले का आंसर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विद वाटर H2O। ठीक है, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2
और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 3 + 1 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 विद सिल्वर Ag, सारा 1 1 1 है, ठीक है। अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives aluminium chloride AlCl3 with copper C, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको ये क्लोरीन के टर्म में देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 3 है, बाकी तो सब ठीक था। क्लोरीन अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो देखो 2 क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और 3 क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ भी 6 क्लोरीन होगी और यहाँ भी 6 क्लोरीन होगी। लेकिन यहाँ पे एक चेंज और आया है कि जैसे ही आपने 3 CuCl2 किया तो कॉपर 3 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और अल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाली, बेरियम क्लोराइड BaCl2 विद पोटेशियम सल्फेट K2SO4, it gives barium sulfate BaSO4 पोटेशियम क्लोराइड KCl। सबसे पहले यही देख लो, K2SO4 है, ये KCl है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, पोटेशियम कितने हो गए 2, जैसे ही पोटेशियम को 2 किया क्लोरीन अपने आप 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 2 थे। BaSO4, Ba भी 1 है, SO4 भी 1 है और ये BaSO4 1 ही है, ठीक है। तो ऐसे ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपको यहाँ पे बैलेंस भी करना है और इस बार हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है। तो आ जाओ देखते हैं, इसी को एम्प्टी कर लेते हैं। फर्स्ट केस, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड विद बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड और फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, देन आपका बेरियम। ठीक है, इसके अंदर Br कितने 2 हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पोटेशियम हो चुका है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आपकी बैलेंस है पूरी, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 Br 2 Br, 1 बेरियम 1 बेरियम और 2 आयोडाइड 2 आयोडीन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई टाइप। अब इसका टाइप भी हमें बताना है कि ये रिएक्शन का कौन सा टाइप है। तो देखो इसमें KBr था पहले और बाद में KI हो चुका है, BaI2 था जो कि BaBr2 में, यानी दोनों में ही हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट दिया है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसमें जिंक कार्बोनेट था ZnCO3, ZnC ऑक्सीजन 3 ही है, ठीक है, यही बनेगा। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि एक सब्सटेंस टूट करके 2 बना रहा है तो ये हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन विद क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस, इट गिव्स HCl। यहाँ 2 2 है,
ये 2 करते ही पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। इसके अंदर 2 चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और एक चीज़ बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी मैग्नीशियम Mg प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब इसमें देखो MgCl2 है और H भी 2 है, तो इसको 2 से कर दो, 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 क्लोरीन हो गई, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 1 मैग्नीशियम, बैलेंस तो हो गई। मैग्नीशियम आया, हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन को ले गया, तो फिर इसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट, आपकी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो चारों रिएक्शंस हो गई हैं और चारों को हमने बैलेंस भी कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, वो रिएक्शन जिनके अंदर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी दी जाती है, गिवन, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन वो रिएक्शन जिसके अंदर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो उसको आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जैसे कि हो गया फोटोसिंथेसिस या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इन सभी में एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी दे करके काम कराना पड़ता है। तो कोई अगर रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एनर्जी हमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, जैसे कि एक्सप्लोजन्स हो गए, न्यूक्लियर फिजन हो गया, देन आपका कंक्रीट सेटिंग हो गया। इन सभी में एनर्जी दी जाती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। देन वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलेंगे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखो, रेस्पिरेशन में क्या है कि हम कुछ खाना खाते हैं, उस खाने से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो जो एनर्जी है जो बनी, तो बेसिकली उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो खाना हमने खाया है, द फूड वी एट, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि फूड, जो भी खाना आपने खाया वो टूट जाएगा सिंपल यूनिट्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। नाउ दिस कंबाइंस विद O2, ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगी इससे, एंड इट फॉर्म्स CO2 with water and removal of some energy। तो यहाँ से इस पूरे प्रोसेस में कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। ये एनर्जी जो है ये हीट की फॉर्म में होगी, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज, या रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, 6 कार्बन है तो 6 कर दो, H12 है, ये भी 6 कर दो, अब ये बैलेंस हो गई। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, ऑक्सीजन, तो हमें ये 6 ऑक्सीजन यहाँ और 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ 12 यहाँ, अब ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन कहता है व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, जैसे आपके पास ZnCO3 है, इट decomposes to give zinc, ये ZnO प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे एक सब्सटेंस टूट करके 2 न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, कॉम्बिनेशन में
2 or more than 2 reactant combine to form a product। तो जाहिर है इसमें टूट करके 2 बना रहा है और ये जुड़ करके 1 बना रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। ये आपका डीकम्पोजिशन और ये हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। इसके लिए आपको कुछ रिएक्शन लिखनी है, तो देखो हम लिख सकते हैं कि पहले आ गया हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट यानी कि थर्मल, थर्मल में आप लिख सकते हो KClO3 प्लस हीट, हीट देनी पड़ती है तो ही ये टूट करके बनाएगा KCl प्लस O2। ठीक है। नेक्स्ट है लाइट यानी कि फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आप कर सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी आपका H2O2। इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसमें जैसे ही लाइट देंगे, लाइट का करना है ना पहले, H2O2 ये टूट करके बना लेगा H2O प्लस O2। लास्ट बचा है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें पता है कि H2O, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर लेते हैं तो उससे आता है H2 प्लस O2। बैलेंस आप कर ही लेंगे इसको, H2 2 O2 2, तो इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, ये बैलेंस हो गई H2O2 H2O2। तो इसमें आप ऑक्सीजन यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। और ये पहले से बैलेंस था। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एलिमेंट्स को डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं Mg with HCl, it forms MgCl2 with H2। तो हम कहेंगे कि यहाँ हमारे पास, अच्छा बैलेंस एक बार कर लें इसको, Mg आया, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को हटाया, Cl के साथ में अपना कंपाउंड बना लिया इसने, एक ही चीज़ को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अगर आए KBr विद BaI2 और इससे बने Ki विद BaBr2, तो ये अब इसके अंदर देखो 2 और 2 अब बैलेंस्ड है। इसके अंदर पहले पोटेशियम के साथ में कौन है Br, अभी पोटेशियम के साथ में आयोडाइड, यहाँ बेरियम के साथ में आयोडीन है या बेरियम के साथ में ब्रोमीन है, 2 सब्सटेंसेस इधर उधर हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal। Write down the reaction involved। Okay, तो इसके लिए हमें करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि AgNO3, कॉपर मेटल इज इन्वॉल्व यानी Cu, इससे बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, NO3 होल ट्वाइस है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो ये वाली रिएक्शन होगी इसमें। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples। तो precipitation reaction एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक insoluble कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और वो जो बनता है प्रेसिपिटेट वो बॉटम ऑफ दी टेस्ट ट्यूब पे सेटल डाउन होने लग जाता है, और इस प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें थोड़ा सा मिला दो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बना लेगा NaCl, ठीक है, विद MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस इसका बनेगा आपका PPT, NaCl एक्वस मीडियम में रहेगा, NaOH तो आपका पहले से ही एक्वस होता है और ये भी एक्वस था, ठीक है। बैलेंस अगर इसको हम करें Cl2 है देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। ओके, अब इसके अंदर क्या हुआ, NaOH को MgCl2 से रिएक्ट कराया, जैसे ही टेस्ट ट्यूब में दोनों को डालोगे तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी आपको सॉलिड सा एक सब्सटेंस बनता दिखाई देगा,
वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनने की रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन टर्म्स ऑफ गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल इच, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ये इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन के 2 एग्जाम्पल देने हैं, आप लिख सकते हैं Na with O2 gives 2 Na2O, और आप लिख सकते हैं H2S with O2 gives H2O with SO2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हुई Na2O, और यहाँ पे सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुई। पहले सल्फर के पास ऑक्सीजन थी नहीं, ठीक है, तो सल्फर का भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हमें रिडक्शन की टर्म में लिखना है तो हम कहेंगे CuO प्लस H2 गिव्स CuH प्लस एक सेकेंड, Cu सिंपल बनेगा विद द रिमूवल ऑफ H2। तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब उसने रिमूव कर दी, तो इस बेचारे का हो गया रिडक्शन। ऑल्सो अगर मर्करिक ऑक्साइड था, ये डिकम्पोज होके दे देगा Hg प्लस O2। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिडक्शन की दोनों एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound. तो हीट करने पे ब्लैक कौन हो जाता है? ये आपका मिलेगा कॉपर, क्योंकि कॉपर को जब हम रिएक्ट कराएंगे विद ऑक्सीजन तो ये बना लेगा कुप्रिक ऑक्साइड। तो जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस आपको मिल रहा है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ही ऐसा मेटल है जो कि एयर के अंदर हीट करने पे अपने ब्राउन कलर को हटा करके ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इनिशियल जो कलर होता है वो शाइनी ब्राउन किसका होता है? कॉपर का ही होता है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? तो आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट नहीं करेंगे तो उसका जो Fe है वो मॉइस्चर में या एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने आयरन आर्टिकल्स पे पेंट अप्लाई करना पड़ता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे ही आपने अपने पूरे फूड आइटम के पैकेट को नाइट्रोजन के साथ में फिल कर दिया तो नाइट्रोजन ऑयली फूड पार्टिकल को एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा, उनके बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन उससे रिएक्ट नहीं करेगी फूड पार्टिकल से तो उसके रेंसिड नहीं होगा। तो to prevent rancidity of food, we flush the packet of food with nitrogen. Explain the terms with one example each, corrosion और rancidity। तो देखो corrosion क्या होता है, जिसमें एक अच्छा खासा मेटल बेचारा खराब हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो उसको हम बोलते हैं corrosion। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आयरन की तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टर्म रस्टिंग। ठीक है। रेंसिडिटी सेम सिचुएशन है कि कंडीशन ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर प्रेजेंट इन फूड एंड ड्यू टू विच द फूड हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी।